नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान के कला एंड संस्कृति के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज तक आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे। दोस्तों, आप एक बार इनको देखना, साथ में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण व्याख्या करूंगा दोस्तों मैं हर क्वेश्चन की, इसलिए आप अंत तक, अगर वीडियो पर आ गए हैं तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना। मात्र 30 क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर देख लें। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर पसंद आए तो दोस्तों, और नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जीड़े क्या है? जीड़े क्या है दोस्तों? जैसलमेर में प्रचलित एक विशेष काव्य पद्धति है, जैसलमेर की स्थानीय कला का प्रचलित नाम है, एक विशिष्ट प्रकार का शॉल है, जैसलमेर में पाए जाने वाला एक विशेष जानवर है। क्या है दोस्तों जीड़े? जल्दी से आप अपना राइट आंसर है वो कमेंट करके बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, जीड़े क्या होता है दोस्तों? जीड़े है जैसलमेर में प्रचलित एक विशिष्ट काव्य पद्धति। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, डोला मारूरा दोवा है वो इसी के अंतर्गत गाया जाता है। याद रखना है दोस्तों, कौन सा? डोला मारूरा दोवा, डोला मारूरा दोहा इसी के अंतर्गत गाया जाता है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अमर रासो ग्रंथ की रचना किसने की? चन्नाचार्य ने, कुंभकर्ण साधु ने, सूरदास ने, पंडित मधुबन ने। तो अमर रासो ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक बार इनको देख लेना, शायद ही आपको ये क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अंबर रासो ग्रंथ की रचना की थी कुंभकर्ण साधु ने। किसने की थी? कुंभकर्ण साधु ने। अब बात कर लेते हैं कुंभकर्ण साधु और अंबर रासो ग्रंथ की। तो दोस्तों, राजस्थानी भाषा के इस ग्रंथ, किस ग्रंथ में? अंबर रासो ग्रंथ में जैसलमेर के जोहर, साक्य, युद्ध और बाटी नरेशों की विशेष उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों, यह डिंगल की उत्कृष्ट रचना है, डिंगल भाषा की उत्कृष्ट रचना है। इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर चढ़ाई की थी उसका भी वर्णन है, और महारावल दुद्धा द्वारा साका किए जाने का भी विस्तृत व्याख्या के साथ वर्णन किया गया है। तो अंबर रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? कुंभकर्ण साधु ने की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लबरा सित्रा है एक क्या है? पुरुषों के आभूषण, स्त्रियों के आभूषण, पुरुषों और स्त्रियों के आभूषण, विवाह के उद्देश्य से किया गया कन्या का अपहरण। लबरा और सित्रा क्या है दोस्तों? जल्दी से आप अपना राइट आंसर है वो कमेंट करके बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, क्या है दोस्तों? लबरा और सित्रा। लबरा और सित्रा पुरुषों के आभूषण है दोस्तों। क्या है दोस्तों? पुरुषों के आभूषण है दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पर पुरुषों के नहीं है, स्त्रियों के भी है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। लबरा और सत्रा है वो पुरुषों और स्त्रियों के आभूषण है, ऑप्शन सी सही रहेगा। अब कहां कहा जाता है लबरा, कहां कहा जाता है सित्रा, यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, वांगड़ के पुरुष और महिलाओं के वस्त्रों को डूंगरपुर में लबरा और बांसवाड़ा में सित्रा कहते हैं। याद रखना है, वागड़ के महिला और पुरुषों के जो वस्त्र होते हैं उनको डूंगरपुर के अंदर तो क्या कहा जाता है? लबरा, और बांसवाड़ा के अंदर क्या कहा जाता है? सित्रा कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अरावली पहाड़ में भाकर ढाणा, अरावली पहाड़ की बात हो रही है, अरावली पहाड़ में भाकर ढाणा किसका प्रसिद्ध स्थान था? डूंगर जी जवार जी का, अब्बे सिंह चिमन सिंह का, पृथ्वी सिंह का, केसरी सिंह का। जल्दी से कमेंट करके बता दो, साथ में बता दे जाओ ये क्वेश्चन आपने कितनी बार पढ़ा है दोस्तों। तो
बात किसकी कर रहे हैं कि अरावली पहाड़ में भाकर डाना किसका प्रसिद्ध स्थान था। तो दोस्तों किसका प्रसिद्ध स्थान था, यह स्थान था आपके अब्बे सिंह और चिमन सिंह। अब बात आ गई कि सर अब्बे सिंह और चिमन सिंह कौन थे, तो यह भी बता दूं दोस्तों, ये दो भाई थे, सगे भाई थे, और कहां के थे, जोधपुर रियासत के थे। जोधपुर रियासत से ये दोनों थे। और इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों की जो डाक होती थी, पार्सल, डाक पार्सल होते हैं वो, और जो अंग्रेजों की छावनियां थी उनको लूटते थे और अंग्रेजों को तंग करते थे। इसीलिए बाकरडाना गांव है वो प्रसिद्ध है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस वंश के शासकों के सिक्कों पर एक और श्री सोमल देवी लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मोर का सिर बना हुआ है। कच्छावा वंश, राठौड़ वंश, चौहान वंश, गोहिल वंश। जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों। तो किस वंश के शासकों के सिक्कों पर एक और सोमल देवी लिखा हुआ है, दूसरी तरफ मोर का सिर बना हुआ है? बहुत अच्छा दोस्तों, चौहान वंश। अब दोस्तों चौहान वंश की तो बात आ गई, लेकिन चौहान वंश में ये सिक्के किसने जारी किए थे? तो दोस्तों चौहान नरेशों में राजा कौन थे? अजय देव। और उनकी रानी कौन थी? सोमल देवी ने ये सिक्के चलाए थे दोस्तों। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मजा आएगा आज के 30 क्वेश्चनों में, आपको देखते जाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीमती मन्नू भंडारी का संबंध किस विधा से है? नृत्य से, चित्रकारी से, लोक कला से, साहित्य सर्जन से? जल्दी से कमेंट करके बता दो दोस्तों कि मन्नू भंडारी है, इनका संबंध, मन्नू भंडारी जी का संबंध किस विधा से है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कठिन क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं राइट आंसर। मन्नू भंडारी का संबंध किससे है? साहित्य सर्जन से है दोस्तों। ऑप्शन डी है वो आपका सही रहेगा। अब बात आ गई मन्नू भंडारी की। नाम भी आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन जानकारी बहुत अच्छी है दोस्तों। ध्यान से देखो, मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल, और कब हुआ था? 1931 को। 3 अप्रैल 1931 को मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था दोस्तों। हुआ कहां था? एमपी के मंदसौर जिले के बानपुर गांव में। एमपी के जो मंदसौर जिला है उसके बानपुर गांव में हुआ था। और इनका नाम था बचपन का, वो था महेंद्र कुमारी। दोस्तों याद रखने जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महेंद्र कुमारी इनका नाम था। इन्होंने साहित्य क्षेत्र के अंदर अपने लिए मनु नाम चुना। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। साहित्य क्षेत्र में जब ये जुड़ी तो अपना नाम महेंद्र से क्या रख लिया? मनु रख लिया। इनके 2 उपन्यास है जो बहुत प्रसिद्ध हुए। पहले का नाम है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता दूं, पहले का नाम है आपका बंटी। क्या नाम है? आपका बंटी। ये उपन्यास है दोस्तों, आपका बंटी। और जो दूसरा इनका उपन्यास है वो है महाभोज। क्या नाम है? महाभोज दोस्तों। ये 2 इनके उपन्यास है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि इनको उपन्यास लिखे तो ये प्रसिद्ध कैसे हो गई। तो दोस्तों इन उपन्यासों का राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का जो सर्वोच्च सम्मान अकादमी है, फेलोशिप, और वो इनको दिया गया था। 2008 में इन्हें व्यास सम्मान पुरस्कार भी इनकी अपनी आत्मकथा के लिए दिया गया था दोस्तों। इसलिए ही मन्नू भंडारी है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक किस संगीत घराने का उद्भव जयपुर घराने से नहीं हुआ? किराना घराना, पटियाला घराना, अतरौली घराना, मेवाती घराना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संगीत घराने का उद्भव है वो जयपुर घराने से नहीं हुआ था? जल्दी से बता दो दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा दोस्त, सही है आपका। किराना घराना, किराने घराने का जो उद्भव है वो जयपुर घराने से नहीं हुआ था, बाकी तीनों का जयपुर घराने से हुआ था। अब बात आ गई किराना घराना है क्या? ये किराना, सबसे पहले बात करेंगे हम किराना की, किराना की बात करेंगे दोस्तों। तो किराना क्या है दोस्तों?
घर आने का सर्वाधिक प्रचलन, जो किराना घराना है इसका सर्वाधिक प्रचलन वो कहां पर है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। किराने घराने का नामकरण यूपी के परबुद्ध जिले की तहसील कस्बा किराना से हुआ है। याद रखना है दोस्तों, कहां से हुआ है इसका नामकरण? यूपी, जो यूपी राज्य है उसके परबुद्ध जिले की तहसील कस्बा है किराना, उससे हुआ दोस्तों। अब बात कर लेते हैं घराना। घराना होता है क्या? बहुत बार पढ़ते रहते हैं घराना घराना घराना, होता है क्या है दोस्तों? तो बता देते हैं। घराना होता है भारतीय शास्त्रीय संगीत अथवा नृत्य की वह परंपरा जो एक ही श्रेणी की कला को कुछ विशेषताओं के कारण दो या अनेक उप श्रेणियों में बांटती है, उसे ही घराना कहा जाता है। तो समझ में आ गया किराना घराना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के विरह के वियोग से संबंधित नहीं है? कुर्जा, सुवटिया, हरजस, जोराव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा लोकगीत है जो पति और पत्नी के विरह के वियोग से संबंधित नहीं है? जल्दी से आप अपना कमेंट करके बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, सही है आपका हरजस। तो दोस्तों हरजस है वो पति पत्नी विरह वियोग से संबंधित नहीं है। कुर्जा, स्वटिया और जोराव ये संबंधित है। अब दोस्तों हरजस फिर है क्या? तो दोस्तों हरजस एक सगुण भक्ति लोकगीत है। सगुण भक्ति लोकगीत है दोस्तों। क्या है? सगुण भक्ति लोकगीत, ये याद रखना है। तो दोस्तों इसमें फिर वर्णन किसका है? सगुण भक्ति लोकगीत है। तो दोस्तों इसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है दोस्तों हरजस में, याद रखना है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सरगड़ों का खानदानी वाद्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सरगड़ों का खानदानी वाद्य क्या है? बांखिया, बुंगल, मसक या सतारा? जल्दी से कमेंट करके बता दो दोस्तों। सरगड़ों का खानदानी वाद्य क्या है दोस्तों? बहुत क्वेश्चन पढ़े हैं आपने कला एंड संस्कृति के। आज देखते हैं कितने साथी है वो। 30 क्वेश्चनों में से अगर जिस बंदे ने 15 ही सही कर दिए तो समझ लो उसकी बहुत अच्छी तैयारी है। करते जाओ कमेंट हर एक क्वेश्चन का। और दोस्तों पसंद आ रहे हैं तो शेयर करके फैला दो राजस्थान के अंदर इस वीडियो को। 9 नंबर क्वेश्चन, सरगड़ों का खानदानी वाद्य क्या है? क्या है दोस्तों? बांखिया है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अब बात कर लेते हैं बांखिया की। बांखिया क्या होता है? यह पीतल का बना बिगुल जैसा वाद्य यंत्र है दोस्तों। बिगुल होता है, जानते हैं बिगुल को? तो बिगुल जैसा ही वाद्य यंत्र है और बजाया कब जाता है? विवाह के अवसर पर बजाया जाता है। याद रखना है, बिगुल जैसा वाद्य यंत्र है, पीतल का बना होता है और बजाया कब जाता है? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर बजाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, दमामा है। क्या है दोस्तों दमामा? एक लोकगीत है, एक लोकनाट्य है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, जनजातियों में प्रचलित प्रथा है। क्या है दोस्तों दमामा? यह तो वैसे सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने इसका तो नाम जरूर सुना है। दमामा क्या है? क्या है दोस्तों? दमामा एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दमामा। तो दमामा हो तो गया वाद्य यंत्र, लेकिन इसको और किस नाम से भी जानते हैं? बहुत साथी दमामा से नहीं, टामक के नाम से भी जानते हैं। अब बहुत साथी कहे सर इसको टामक भी कहते हैं। सही है आपका, दमामा। दमामा को अन्य नाम टामक के नाम से भी जाना जाता है। और यह किस प्रकार का होता है? कड़ाई देखिए आपने, कड़ाई के आकार का होता है और युद्ध के समय नंगाड़े के साथ बजाया जाता है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थान के किन लोक नाट्य में सुसज्जित मंच बनाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका सही आंसर कौन कौन साथी देता है। राजस्थान के किन लोक नाट्य में सुसज्जित मंच बनाए जाते हैं? रम्मत में, तुर्रा कलंगी में, नौटंकी में, तमाशा में? अब बता दो जल्दी से।
किन लोक नाट्यों में सुसज्जित मंच है वो बनाए जाते हैं? बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा दोस्तों, सही है आपका ऑप्शन बी, तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी के अंदर सुसज्जित मंच बनाए जाते हैं। अब दोस्तों एक जानकारी दे दूं, ध्यान से सुनना सभी साथी। राजस्थान के जो लोक नाट्य हैं उनके अंदर मंच सज्जा नहीं होती है, लेकिन जो तुर्रा कलंगी है आपकी, इसके ये एक अपवाद के स्वरूप समझ लो आप, इसके अंदर क्या होती है? मंच सज्जा होती है। अब बात कर लेते हैं तुर्रा कलंगी नाटक की। तो तुर्रा कलंगी नाटक है, इसका प्रचलन सबसे पहले कहां से हुआ था? चित्तौड़ से। कहां से हुआ था दोस्तों? चित्तौड़ से हुआ था। और रुक्मणी मंगल एक तुर्रा कलंगी लोक नाट्य है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जयपुर घराने में ताल के मूल स्वरूप के आधार पर ही किस शब्द की रचना कर उसे प्रदर्शित करने का प्रचलन रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके बता दो दोस्तों। जयपुर घराने में ताल के मूल स्वरूप के आधार पर ही किस शब्द की रचना कर उसे प्रदर्शित करने का प्रचलन रहा है? थाट का, तोड़े का, आमद का, पर्ण का। जिसने अगर आर्ट एंड कल्चर, कला एंड संस्कृति को गहराई के साथ पढ़ा है उनको पता होगा इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा। आमद, आमद का प्रचलन रहा है दोस्तों। अब जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आमद जो शब्द है ये किस भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज आप चाहे पुलिस की, रीट की या पटवार की, हाई कोर्ट की, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हो, आरएस की आप तैयारी करोगे या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे, तो उस समय ये क्वेश्चन आपके वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट आज भी है क्योंकि आजकल यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से देख लेना दोस्तों। आमद शब्द किस भाषा का है? यही आपसे पूछ लिया तो क्या बोलोगे दोस्तों आप? फारसी भाषा का है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आमद की। तो दोस्तों आमद का अर्थ क्या होता है? आमद का अर्थ होता है आगमन या अवतरण। ये चीजें याद रखनी है दोस्तों। आमद का अर्थ क्या होता है? आगमन या अवतरण होता है दोस्तों। जब नर्तक नाचते हुए मंच पर प्रवेश करता है तो उसे ही आमद कहते हैं। यह याद रखनी है दोस्तों। आमद नृत्य से संबंधित शब्द है और जब नर्तक नाचते हुए नाचने के लिए प्रवेश करता है मंच पर तो उसे ही क्या कहते हैं? आमद कहते हैं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। जहां पर जो कलाकार है वो चित्र और लघु चित्र, दीर्घ चित्र हो या लघु चित्र हो, वो बनाते थे। जयपुर राज्य कारखानों का नाम बताना, कौन सा कारखाने थे? तोसा खाना, सूरत खाना, सूतर खाना और सूरत खाना और जवाहर खाना। जल्दी से बता दो दोस्तों, सूतर खाना है, सूरत खाना है, जवाहर खाना है या तोसा खाना है? बहुत अच्छा दोस्तों, कौन सा था आपका? सूरत खाना था। अब यहां पर आ गया दोस्तों सूरत खाना, और खाना, तोसा खाना, सूरत खाना, सूतर खाना, जवाहर खाना, तो ये खाना होता क्या है दोस्तों? इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि दोस्तों राजस्थान में रजवाड़े हैं तो उनके अंदर पोथी खाना, सूरत खाना, नकार खाना की भांति गुणीजन खाता, तालीम खाना, संगीत खाना की व्यवस्था थी। इनके अंदर क्या होता था दोस्तों? देश हो विदेश हो के विख्यात जो संगीतज्ञ थे, जो संगीतकार थे, वो वेतन लेते थे और उसी के आधार पर यहां पर अपनी कलाकारी का कार्य करते थे दोस्तों। एक जानकारी और देता हूं दोस्तों, 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर जयपुर के अंदर 36 कारखाने हुआ करते थे दोस्तों। कितने? 36 कारखाने हुआ करते थे जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए थे। जैसे सूरत खाना है, तोसा खाना है, रंग खाना है, औषध खाना है। ये सभी 17वीं 18वीं शताब्दी के अंतर्गत प्रचलित थे दोस्तों। सवाई जय सिंह है, राजा प्रताप सिंह है, इन्होंने जो चित्रकला थी उसको काफी बल दिया, उसको काफी फुलाया था दोस्तों। ओके दोस्तों, एक जानकारी और दे दूं कि चित्रकला शिल्प
साला कारखाने को सूरत खाना के रूप में जाना जाता है। यह भी याद रखना है दोस्तों, सूरत खाना किसको कहते हैं कि जो चित्रकला शिल्पशाला होती है उसी को ही सूरत खाना कहते हैं दोस्तों। और यहां पर कम से कम या अधिक से अधिक लगभग 100 के लगभग जो क्या थे, कारीगर या कलाकार काम करते थे। जो अच्छे सुलेखक होते थे, जो अच्छे कलाकार होते थे, वो यहां पर काम करते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशनगढ़ में, डिग में, अजमेर में, पुष्कर में। तो राजस्थान में जहांगीर के महल कहां स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बता दो दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, गुड दोस्त। कहां स्थित है? पुष्कर में स्थित है। यह क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था, जहांगीर के महल कहां स्थित है? पुष्कर में स्थित है। अब दोस्तों बात आ गई जहांगीर की, तो सॉरी महलों की, तो ये पुष्कर में कहां स्थित है? करीब साथियों ने पुष्कर देख रखा है, वहां जाकर भी आए हैं, तो बता दूं दोस्तों। तो जो हम जहांगीर के महल देखना है, तो अगर हम पुष्कर सरोवर के बेड़े की परिक्रमा मार्ग पर रहते हैं, वहां पर यह महल स्थित है दोस्तों। जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान महल बनवाकर लंबे समय तक पुष्कर में ही प्रवास किया था। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब यह महल पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर लिए हैं। तो बनवाए थे जहांगीर ने, वहां पर निवास किया था, और पुष्कर के जो परिक्रमा मार्ग है उसी पर स्थित है। और वर्तमान में यह महल है वो किसके पास है? पुरातत्व विभाग के पास है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोरी में, यहां पर डोटी नहीं है दोस्तों, डोरी में तनाव के लिए पकावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। यह तो मैंने बहुत बार आपको बताया, इतना सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बता दो। डाक है, तासा है, डेरू है, रावलू की मादल है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके बताइए अपना आंसर दोस्तों। अगर दोस्तों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं आपको, तो इतना शेयर करो कि ये जो वीडियो है ये सभी साथियों के पास पहुंच जाए। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं साथ में कमेंट करके भी बताते रहें। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा आपका, रावलू की मादल दोस्तों। अब बात करते हैं रावलू की मादल। काष्ठ खोलकर मड़ा हुआ वाद्य है जिस पर पकावज की भांति गट्टों का प्रयोग किया जाता है। दोनों ओर की चमड़े की कुंडियों पर आटा लगाकर स्वर मिलाया जाता है। नर व मादा भाग हाथ से बनाए जाते हैं। यह वाद्य केवल चारणों के रावल के पास उपलब्ध है दोस्तों। ये जो बातें मैंने बताई है यह आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। गोगा जी को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारते हैं? जहार पीर, गोगा बप्पा, सांपों के देवता, गोगा पीर। जल्दी से बता दो दोस्तों, गोगा जी को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारते हैं? आप अपना टेस्ट देते रहिए और कमेंट करके जरूर बताना अंत में कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों। तो गोगा जी को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारते हैं दोस्तों? किस नाम से? गोगा बापा। ऑप्शन बी आपका यहां पर सही रहेगा, इस नाम से नहीं पुकारते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि गोगा जी को किस किस नाम से पुकारते हैं। तो नीली घोड़ी को गोगा, यह भी आपने सुना होगा, गांवों के अंदर के नाम से भी पुकारते हैं। और दोस्तों जहार पीर, सांपों के देवता और गोगा पीर, इन नामों से भी पुकारा जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज यह होती है कि जो गोगा जी का पूजा स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है, और बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तब बता देता हूं आपको, उसको क्या कहा जाता है? मेड़ी कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन है जो रामदेव जी से संबंधित नहीं है? हड़बू जी, आई जी माता, डालीबाई, केसरिया, कंवर जी। जल्दी से कमेंट करके बता दो। बहुत अच्छा दोस्तों, सही है आपका दोस्तों। इनमें केसरिया कंवर जी है वो क्या नहीं है? रामदेव जी से संबंधित नहीं है दोस्तों।
अब बात करते हैं हड़बूजी। तो हड़बूजी रामदेव जी के क्या थे दोस्तों? मोसेरे बाई थे। आई जी माता, तो दोस्तों आई जी माता है, ये रामदेव जी की क्या थी? शिष्या थी। आ गया समझ में? और डाली बाई क्या थी दोस्तों? डाली बाई इनकी भक्त थी। क्या थी? रामदेव जी की भक्त थी, इनकी धर्मबेन बोल दो, धर्मबेन थी। तो ये तीन चीजें, और केसरिया कंवर जी संबंध नहीं है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले बता दूं दोस्तों, यह कथन है देवनारायण जी के बारे में। अब देवनारायण जी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। इनका जन्म नाम यानी जन्म के नाम था वीरमदेव था। इनकी पत्नी पीपल दे थी। उनका स्वर्गवास देवमाली ब्यावर में हुआ था। देवनारायण जी का जन्म संवत 1300 में बगड़ावत परिवार में हुआ था। तो इनमें से गलत कथन कौन सा है, वो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, पसंद आए तो शेयर जरूर करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, इस पर लाइक मिलते हैं और लाइव संख्या अधिक रहती है, तो इसी प्रकार प्रतिदिन आपको क्वेश्चन आज से शुरू हो जाएंगे दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। इनका जन्म नाम वीरमदेव था। बहुत गलत बात है दोस्तों ये तो। इनका जन्म का नाम वीरमदेव नहीं था दोस्तों, क्या था? उदय सिंह था, याद रखना है। तो देवनारायण जी के जन्म का नाम उदय सिंह था। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत कम साथियों ने यह क्वेश्चन पढ़ा है। बुद्ध की 25वीं जयंती पर सन 1976 में स्थापित अशोक विहार किस जिले में है? अजमेर में, अलवर में, जयपुर में, झालावाड़ में? किस जिले में है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बुद्ध की 25वीं जयंती पर 1976 में स्थापित अशोक विहार किस जिले में है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। बहुत अच्छा दोस्तों, किस जिले में है दोस्तों? अजमेर जिले के अंदर है दोस्तों। और ये जो अशोक विहार है, ये थाईलैंड और ताइवान की जो बौद्ध संस्थाएं हैं, उनके सहयोग से स्थापित किया गया था। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों, थाईलैंड और ताइवान की बौद्ध संस्थाओं के सहयोग से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भरतपुर में अनगिनत कब्रगाहें किस कस्बे के पास है? वेर के, डिग के, बयाना के, कामा के? अनगिनत कब्रें किस कस्बे के पास है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करो। बात भरतपुर जिले की हो रही है, भरतपुर जिले में। जल्दी से बता दो दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, किसमें है दोस्तों? बयाना में। कारण क्या है दोस्तों? तो आपको पता होगा मध्यकाल के अंदर बयाना में बहुत युद्ध हुए थे, और आपने पढ़ भी रखे हैं ये चीजें। तो बहुत सारे मुस्लिम सेनापति थे, योद्धा थे, मुस्लिम योद्धा, उनकी वहां पर वीरगति हुई, और यहां पर इसी वजह से कहीं मुस्लिम योद्धाओं की क्या बनी हुई है? मंजारे बनी हुई है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आंगी गेर नृत्य किस जिले का है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, भीलवाड़ा? प्रसिद्ध आंगी गेर नृत्य किस जिले का है दोस्तों? जल्दी से बताओ दोस्तों। आंगी गेर नृत्य, अब यहां पर बहुत साथी कंफ्यूज हो जाएंगे, ये आंगी गेर क्या आ गया? गेर नृत्य का तो सभी को पता है, मेरे को पता है, लेकिन बहुत अच्छा दोस्तों, भीलवाड़ा का ही है दोस्तों। आंगी गेर नृत्य कहां का है? भीलवाड़ा का है। अब दोस्तों गेर नृत्य आपने सुना, आंगी तो नहीं सुना, बता देते हैं। भीलवाड़ा के जो गेर नर्तक है, वो पांवों में आंगी, जो पजामा होता है, पजामा पहनने का, पांव में जो पजामा पहनते हैं, वो लंबा पजामा पहनते हैं, फुल लंबा, और उसको ही क्या कहते हैं? आंगी कहते हैं। और अतः इसी परिधान के कारण आंगी गेर नृत्य इस नृत्य को कहते हैं दोस्तों। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने प्रसिद्ध मंदिर और कालिका माता का मंदिर किस काल के हैं? उत्तरगुप्त कालीन, यदुवंश कालीन, मौर्य कालीन, प्रतिहार कालीन? तो बताओ दोस्तों,
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने प्रसिद्ध मंदिर और कालिका माता का मंदिर किस काल के हैं दोस्तों? चार ऑप्शन है, उत्तर गुप्त कालीन, यदुवंश कालीन, मौर्य कालीन या प्रतिहार कालीन। तो दोस्तों आपका सही रहेगा ऑप्शन डी, प्रतिहार कालीन। अब एक जानकारी और दे दूं दोस्तों, अब बहुत सारे साथी कहते हैं कि जो चित्तौड़ दुर्ग में बने हैं प्रसिद्ध मंदिर और कालिका माता का मंदिर है, इनका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। गलत है दोस्तों, राणा कुंभा ने ओनली फॉर जीर्णोद्धार करवाया था दोस्तों, इनका निर्माण नहीं करवाया था, याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जयपुर के निम्न में से किस स्थलों का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है? जंतर मंतर, जेनिवास उद्यान, रामबाग, सवाई मानसिंह संग्रहालय। तो किसका निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है? यह मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद किस स्थल का निर्माण हुआ है दोस्तों? जल्दी से बताओ दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, सही है आपका, किसका? सवाई मानसिंह संग्रहालय का। अब बात कर लेते हैं सवाई मानसिंह संग्रहालय का जो निर्माण है वो कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था 1959 में। कब हुआ था? 1959 के अंदर दोस्तों। तो बात कर लेते हैं दोस्तों रामबाग का निर्माण। अब दोस्तों रामबाग है, इसका निर्माण हुआ था 1836 में। याद रखना है दोस्तों ये चीजें। जे निवास उद्यान गार्डन है, तो दोस्तों जे निवास उद्यान गार्डन है, इसका निर्माण हुआ था 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर। और जंतर मंतर है, इसका निर्माण हुआ था 1734 में। ये चार चीजें याद रखनी है दोस्तों। तो सवाई मानसिंह संग्रहालय 1959 में, रामबाग 1836 में, जे निवास उद्यान 17 या 18 शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, जंतर मंतर 1734 में बनाए गए थे दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जैसलमेर शहर को अन्य प्रमुख नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? त्रिकुंटाचल, गोडहरा, स्वर्ण नगरी, उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करके बता दो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का। सभी को राइट आंसर कमेंट करना है। बहुत अच्छा दोस्तों, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। बात किसकी हो रही है दोस्तों? यहां पर जैसलमेर शहर की हो रही है। तो दोस्तों एक जानकारी साथ में और दे दूं आपको मैं, यहां पर आपको दिया है त्रिकुंटाचल और गोडहरा। त्रिकुंटाचल और गोडहरा ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैसलमेर के किले को दोस्तों। ये किले के उपनाम है दोस्तों, शहर के नाम नहीं है, याद रखने हैं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। मिलाला से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है दोस्तों मिलाला से? बिल्लू की उपजाति है। पहला तो है कि बिल्लू की उपजाति है, दूसरा है बिल्लू द्वारा पहना जाने वाला कुर्ता है, बिल्लू की विवाह पद्धति का एक प्रकार है, या बिल्लू का मृत्यु संस्कार है। तो क्या है दोस्तों मिलाला? जल्दी से आप अपना कमेंट करके बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, मिलाला है बिल्लू की उपजाति। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। दोस्तों बता दूं बारेला व राठिया भी बिल्लू की उपजातियां हैं। कौन सी? बारेला और राठिया, ये भी क्या है? बिल्लू की उपजातियां है दोस्तों। तो याद रखना है मिलाला, बारेला, राठिया ये तीनों बिल्लू की उपजाति है दोस्तों। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। लोक संगीत की वह जनजाति जो मुख्यतः नागौर और जोधपुर जिले में पाई जाती है दोस्तों। कलावत, कवाल, मांगणियार या मिरासी। जल्दी से बता दो। जो नागौर और जोधपुर जिले में पाई जाती है लोक संगीत की वह जनजाति कौन सी है दोस्तों? बहुत अच्छा दोस्त, कौन सी है? मिरासी। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कानोता, एक तो कानोता होगी दोस्तों आपकी, एक होगी जोड़ा कालेट। जोड़ा कालेट ये जो है उपजातियां हैं दोस्तों, ये मिरासी की उपजातियां है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। लोक संगीत की वह जनजाति जिसका शाब्दिक अर्थ मांगने वाला होता है दोस्तों,
कौन सी है दोस्तों? पातर है, नट है, मांगणियार है, कांदिया है। तो लोक संगीत की कौन सी जनजाति है जिसका शाब्दिक अर्थ मांगने वाला होता है? बहुत अच्छा दोस्तों, कौन सी है? मांगणियार है दोस्तों। अब दोस्तों बात होगी मांगणियार, तो दोस्तों ये एक मुसलमान जनजाति है। कौन सी है? ये एक मुसलमान जनजाति है दोस्तों मांगणियार। और इस जनजाति के खापे डोली जनजाति में मिलती जुलती है। देवड़ा, वेद, बारणी, सोनलिया आदि इसकी प्रमुख क्या है? आप है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीड़ोत्रो है कुएं से मोट या चड़स खींचने का मोटा रस्सा, एक सरकारी लगान, चड़स वाले कुएं पर बेलू के चलने व वापस लौटने का रास्ता, कंजर जाति का विवाह पद्धति। यहां पर चड़स क्या होता है, यह भी एक बड़ी बात आ गई दोस्तों, क्योंकि आज के समय चड़स देखना बहुत बड़ी बात है। तो पहले आप बता दो कि तीड़ोत्रो क्या है दोस्तों? तो दोस्तों तीड़ोत्रो होता है एक सरकारी लगान। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहां पर। अब बात कर लेते हैं चड़स की। बहुत कम साथियों ने सुना है, और जो ग्रामीण इलाके से हैं उन्होंने तो इसके बारे में सुना है। तो दोस्तों प्राचीन समय में और भी अभी भी बहुत जगह यूज किया जाता है। कुएं से बेल के द्वारा पानी निकाला जाता था, बेलू के द्वारा पानी निकाला जाता था, भैंसे के द्वारा भी पानी निकाला जाता था। उस समय क्या करते थे कि एक चमड़े का बना हुआ होता था, मोटा सारा होता था, जिसके अंदर पानी भर के बाहर निकाला जाता था, उसी को चड़स कहते हैं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सरोधो क्या है? नाक में से निकलते श्वास से शुभ अशुभ फल बताने की विद्या, एक प्रकार का वस्त्र विशेष, एक प्रकार का आभूषण विशेष, राई के कुछ बड़े दाने वाला एक प्रसिद्ध तिल है। सरोधो क्या है? बताओ दोस्तों, किस किस को पता है सरोधो क्या है? बहुत अच्छा दोस्तों, सरोधो क्या होता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझ लेना इसको। नाक में से निकलते श्वास, नाक से जैसे श्वास निकलता है ना, उससे शुभ और अशुभ जो फल होता है, उसके शुभ फल है या अशुभ फल है आपके लिए, वो बताने की विद्या है, उसी को क्या कहा जाता है? सरोधो कहते हैं। आ गया समझ में दोस्तों? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। इससे पहले एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दो, क्या आज का तरीका बेस्ट है? आज के क्वेश्चन कैसे हैं? जल्दी से। और दोस्तों अगर यह वीडियो सबसे ज्यादा शेयर हुआ, सबसे अधिक इस पर व्यूज और लाइक मिले, तो इसी प्रकार प्रतिदिन अच्छे से एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा दोस्तों। जल्दी से कमेंट करो सभी साथी, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक वाला बटन दबा दो दोस्तों, और नए साथी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। मजल से तात्पर्य है भेंट में दी जाने वाली वस्तु, 12 देवियों के पूजन का व्रत, यात्रा के समय मार्ग में ठहरने की जगह, विवाह से पूर्व वर वधु की जन्म कुंडलियों को मिलाने की क्रिया का भाव। मजल क्या है दोस्तों? किसी की मजाल? जो ये क्वेश्चन बता दे मेरे को, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30, मजल से तात्पर्य क्या है दोस्तों? और बताओ साथ में कैसे लगे आज के क्वेश्चन। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि सर ने कुछ गलत बताया है, तो वो जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। आपका अपना चैनल है, हर एक प्रॉब्लम आपकी यहां पर सोल्व की जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मजल से तात्पर्य क्या होता है? यात्रा के समय मार्ग में ठहरने की जगह को मजल कहते हैं। जिस प्रकार आजकल होटल कहते हो, उसको ही मजल कहते हैं। घूमने गए माउंट आबू, रास्ते में वापस निकले और नाइट स्टे कर लिया, रुक गए, उसी को मजल कहते हैं किसी होटल पे। तो यात्रा के समय मार्ग में ठहरने की जगह को मजल कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज हमारे कला एंड संस्कृति के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आप 2 बार जरूर देख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को इस लाइव टेस्ट में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।